प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति केंद्र सरकार ने दे दी है। इस मामले में विरोधी तथा सहयोगी पार्टियों को थोड़ा या बहुत ऐतराज तो है। इसी कारण ये मुद्दा देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कई दिनों की खींचतान के बाद सरकार ने विरोधी पार्टियों की ये बात मान ली है कि इस मुद्दे पर सदन में वोटिंग करवाई जाए। एक तरफ कांग्रेस इसे देश के पक्ष में अहम फैसला बता रही है, तो दूसरी तरफ विरोधी पार्टियां इसे देश विरोधी करार देती हैं। आखिर इस बहस में इतना ध्रुवीकरण क्यों? मल्टी ब्रांड रिटेल यानी वॉलमार्ट, टेस्को, कैरिफोर जैसे खुदरा व्यापार की दुनिया के बड़े नाम, सब कुछ व्यवस्थित और लाखों करोड़ रुपए का टर्नओवर। यूपी सरकार ने भी मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। अब तक मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की इजाजत बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, सिंगल ब्रांड रिटेल में 51% एफडीआई की इजाजत थी, जिसे बढ़ाकर 100% किया गया है। वहीं मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% एफडीआई की इजाजत दी जा रही है। मतलब ये कि वॉलमार्ट जैसी कंपनियां अब भारत में अपने खुदरा स्टोर खोल पाएंगी। ऐसा ही नहीं, ये कंपनियां पहली बार भारत के व्यापार जगत में कदम रख रही हैं। वो अभी यहाँ के थोक बाजार में पैठ बना चुकी हैं और अब खुदरा व्यापार में भी उतरना चाहती हैं। लेकिन कहीं सरकार के इस कदम का खामियाजा हमारे लाखों छोटे व्यापारियों को तो नहीं भुगतना पड़ेगा। विपक्ष का मानना तो बिल्कुल यही है। इसलिए भाजपा समेत एनडीए के घटक दल यूपीए के इस कदम का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लेकिन यूपीए की सोच बिल्कुल उलट है। सरकार का दावा है कि इससे लाखों बेरोजगारों को पेट पालने का जरिया मिलेगा। मल्टी ब्रांड रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधार एजेंडे का एक अहम हिस्सा रहा है। शायद इसीलिए यूपी सरकार इस मुद्दे पर संसद में वोटिंग करवाने को तैयार हुई है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर अडिग है। तभी पिछले दिनों संसद की कार्यवाही जरा भी नहीं चली। वोटिंग से पहले एफडीआई पर बहस होनी है, जिसमें सरकार और विपक्ष खुलकर अपना पक्ष रखेंगे। वोटिंग से सरकार गिरे ना गिरे, सवाल वही उठ खड़ा होता है, आखिर इस बहस में इतना ध्रुवीकरण क्यों? मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई को लेकर सरकार और विपक्ष में इतनी क्यों ठनी है? क्या ये वाकई देश के फायदे और नुकसान की बहस है, या फिर एक अहम मुद्दा सियासी दांवपेच की बलि चढ़ रहा है? जानेंगे हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, जो मुख्यमंत्री हरियाणा के राजनीतिक सलाहकार हैं, सत्यपाल जैन, जो भाजपा नेता और चंडीगढ़ से सांसद रह चुके हैं, भूपेंद्र सांबर, जो सीपीआई के नेता हैं, और डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, जो अकाली दल के विधायक हैं। आप सभी का आज की चर्चा में स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र, मैं आपसे शुरू करूंगा। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस बाकी विपक्षी दलों को समझाने में नाकामयाब रही है, या क्या मुद्दा रहा है और इसका आगे क्या हल होने वाला है? नहीं, आगे हल की जहां तक बात है, अभी बात तो ये है कि ये एफडीआई देश के हित में है या नहीं है। जी, निश्चित तौर पे हित में है जी, और जो पैदा करता है उसके भी हित में है, और जो भोगता है, लोग कहते हैं कि व्यापारी को नुकसान होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। जी, जितने खदशे अभी तक विपक्ष ने उठाए हैं, खासतौर पे जब वो ये कहते हैं कि बहुत बड़ा जो व्यापार है उसमें जो हमारे यहाँ का पैदा करने वाला आदमी है उसको उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी जो फैसले हैं वो उसी के हाथ में चले जाएंगे। प्रतिपक्ष की आदत है हमारे देश में जी, वो हमेशा शुरू से हर कोई नई चीज आएगी तो उसका विरोध करेंगे। जैन साहब को याद होगा, सिर्फ इतनी बात नहीं है, जब ये भाखड़ा डैम बना था तो भी उन लोगों ने शोर किया था कि कांग्रेस इसमें से बिजली निकाल देगी, फोका पानी देगी, बंजर हो जाएगा। जब कंप्यूटर आया तो उसका विरोध किया। और आप दूर मत जाओ, जब मेट्रो चली जी, तो भी इन लोगों ने भूख हड़ताल की थी 13 दिन तक, और कहा था कि कहाँ दिल्ली का टैक्सी वाला जाएगा, कहाँ 3 व्हीलर वाला जाएगा। अब कहते हैं कि सारे देश में टैक्सी को फैलाओ। जी, आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट होगी। जैन साहब, ये आदतन मुद्दा है, पानी से बिजली निकालने वाला है, या इसमें कुछ और? मैं समझता हूँ कि जो प्रोफेसर ने बात कही है उसका यहाँ कोई रेलेवेंस नहीं है। पर नहीं हो, मुख्य मुद्दे 3 हैं इसमें। सबसे पहला विषय ये है कि एफडीआई के संबंध में पिछले लोकसभा सत्र में श्री प्रणब मुखर्जी, जो उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने सदन में आश्वासन दिया था कि सरकार इस बारे में कोई भी निर्णय करने से पहले सभी पार्टियों से बात करेगी। सभी पार्टियों से बात नहीं की गई, नंबर 1। नंबर 2, इस विषय को लेकर रूलिंग पार्टी, यूपीए के अपने घटक और विपक्ष, ये एक ऐसा निर्णय है जिसको लेकर जो सरकार चला रहे हैं, उन सरकार का जो समर्थन कर रही पार्टियां हैं, चाहे मुलायम सिंह जी हैं, चाहे मायावती जी हैं, चाहे उनकी डीएमके है, वो भी इससे सहमत नहीं है।
लेफ्टिस्ट पार्टियों से हमारे बहुत विषयों पर मतभेद जी। आज भी हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। वो भी सारी इसके विरोध में है, समूचा एनडीए इसके विरोध में है जी। क्या कारण है? अकाली दल देश की अकाली दल भी इसके विरोध में, बिल्कुल इसके विरोध में है अकाली दल जी। क्या कारण है कि रूलिंग पार्टी रूलिंग अलायंस में आइसोलेट हो गई है, अपोजिशन से आइसोलेट हो गई है। तीसरी बात, आपने कहा इससे फायदा होगा, मैं नहीं समझ पाता, ये आप कहने के लिए कुछ भी कह दें, इससे लाभ होगा, इससे लाभ होगा, उससे लाभ होगा। जब छोटे दुकानदार के मुकाबले में जी एक छोटा दुकानदार है, सामान बेच रहा है अपना, किसान उसके पास आके सामान देता है, बड़ी बड़ी मॉल आने शुरू हो जाएंगे, तो हर आदमी इस बात को जानता है कि कोई भी व्यक्ति फिर छोटे दुकानदार के पास नहीं जाएगा, वो वहां से सामान लेने जाएगा। और बड़े माल वाले पहले चीज सस्ती बेचेंगे जी। जिस दिन साथ वाले की दुकान बंद हो जाएगी, रेडी बंद हो जाएगी, उस दिन वो मनमाने दाम लेंगे जी। मुझे समझ नहीं आती, कांग्रेस के लोग कई बार बोलते हैं किसान का फायदा होगा, दुकानदार का जो है वो लूटने वाला जाएगा। मैं उनसे पूछ रहा हूं, पिछले 60 साल से आप हिंदुस्तान में सरकार चला रहे हैं, राज चला रहे हैं, आपने एक्सप्लॉइटर को हटाया क्यों नहीं? आपने किसान को उसका सही लाभ दिया क्यों नहीं? किसने आपको रोका था जी? हिमाचल का किसान सेब पैदा करता है जी। मैं प्रेस साहब को बताना चाह रहा हूं, वो जब दिल्ली में सेब बेचने जाता है जी, तो कांग्रेस की सरकार है वहां पे, इस सरकार ने अमेंडमेंट की कानून में, और जो उस पर टैक्स लगता है, सेल टैक्स, हिंदुस्तान में कहीं भी सेल टैक्स प्रोड्यूसर पर नहीं है। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार ने सेब पर सेल टैक्स लगाया, जो अपना सेब बेचने जाता है वही किसान टैक्स पे करता है, बाकी जगह परचेजर पर है। इसलिए ये सिर्फ एक इनकी कहने की आदत है, बात कह देते हैं। और दूसरा, मुझे अब बड़ी अजीब लगने लगी है, कांग्रेस के लोगों को जब भी कोई बात कही जाती है तो वो उसको जस्टिफाई करने की बजाय उस पर आरोप, आपने बिजली का, मैं नहीं समझता बागड़े का मामला कभी हो गया, हो गया, बात निकल गई। जान साहब, आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट होगी। उन्होंने आपको कहा कि आप आदतन कर रहे हैं, आपने उनको कहा कि आप आदतन कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, आप लगातार इसकी अपोजिशन कर रहे हैं एफडीआई की, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एफडीआई जब आया तो उस वक्त सरकार कांग्रेस की नहीं थी जी, तो कांग्रेस उस वक्त अपोजिशन कर रही थी। अब कांग्रेस की सरकार आ गई, सिंगल ब्रांड रिटेल की बात कर रहे हैं आप, उसको अच्छा लगने लगा है। दूसरी बात यह है कि ये तो मानी हुई बात है कि जहां वॉलमार्ट जाती है 3 जॉब्स जाती हैं, 2 मिलती हैं, तो 1/3 गायब हो जाती है। 126 करोड़ लोग हमारे पास है, हमें जॉब्स की जरूरत है, जॉब्स गायब करने की जरूरत नहीं। तीसरी ये कहती है कि यहाँ पर फॉरेनर्स आएंगे और बढ़िया, हिंदुस्तान बहुत तरक्की कर गया, लेकिन इसको अभी तक दुकान नहीं चलानी है। चौथी बात मैं ये कहता हूं कि पंजाब में पेप्सी है, कोका कोला है, और कितनी कंपनियां हैं जो जूस बनाती हैं और डब्बे बंद करके बेचती हैं जी। तो हिंदुस्तान में, पंजाब में जो फल पैदा करते हैं उनकी क्या हालत है? 1.5 साल पहला 17 रुपए किलो बिक रहा था, पिछले साल 9 रुपए बिका, और इस बार 12 बिक रहा है। ये कंपनियां क्या कर रही हैं? किसानी को लूट रही है ना जी। तो ये चीज मैं इसी तरह कहता हूँ, चटनी नहीं मैं बनाने जाती, मोगा में फॉरेन कंपनी है, सारे हिंदुस्तान, ये आलू के चिप्स पटियाला में आलू से बन रहे हैं, तो किसान को क्या फायदा हुआ है इससे? ये बात बताने की कोशिश क्यों नहीं करती कि पंजाब में सब है? और ये भी बता दें कि हम इतनी तरक्की करने के बाद अपना जूस क्यों नहीं तैयार कर सकते? अगर हिमाचल कर सकता है तो पंजाब में भी लग सकती है, अब लगी हुई है जी। 2 फैक्ट्रियां जूस निकालने की, एक होशियारपुर में, एक बोहर में लगी हुई है, उनको चलाते नहीं, कहते वो आएंगे चला देंगे। और जहां तक कोल्ड स्टोर का ताल्लुक है जी, वो आप करना, अमेरिका में भी 75% कोल्ड स्टोर तो गवर्नमेंट के हैं जी। तो पंजाब में ये गवर्नमेंट क्यों नहीं बताती कि हमने कितने लगाए हैं, क्यों नहीं लगा रहे हैं जी? बाकी रहे रुपए की बात जी, रुपया तो भाई जितनी ब्लैक मनी है उसका 10% ले, तब एफडीआई की जरूरत नहीं रहेगी जी। तो ये दलीलें जो है जी, ये उस वक्त देनी चाहिए थी मनमोहन सिंह को जब इनकी सरकार नहीं थी और दूसरी सरकार एफडीआई ला रही थी जी। अब ये ताना देते हैं कि आप ला रहे थे जी, उस वक्त आप अपोज कर रहे थे जी। ये आदत है जी, दिस इज कि उनकी मेंटल मेकअप ऐसी है कि जो वर्ल्ड बैंक कह दे वो ठीक है जी, और वर्ल्ड बैंक की पॉलिटिक्स उनको चलानी है, हिंदुस्तान की, कॉन्स्टिट्यूशन की परवाह नहीं। ये आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, लेकिन तीनों जो राष्ट्रीय पार्टियां वो एक बात पे सहमत हैं कि दूसरी पार्टियां जो भी बोल रही हैं वो आदतन बोल रही हैं, उसमें दलील कम है। चीमा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कुछ हद तक जो आपकी पार्टी है उसकी रिलक्टेंस भी रही है, अभी एनडीए का हिस्सा होने के कारण वो उसको सपोर्ट भी कर रही है, आपको क्यों लगता है कि आपकी रिलक्टेंस अब जो उसके पक्ष में क्यों, कैसे बन गई है बीजेपी के साथ? कैसे? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे में
कोई भी रिलक्टेंस नहीं है। आपके पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, जो डिप्टी सीएम है, उनका रिसेंटली एक बयान आया है। इनिशियल रिएक्शन पार्टी प्रेसिडेंट का आया था जी, लेकिन जब उन्होंने इमीडिएटली रियलाइज किया तो पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग की जी, उसमें हमने थ्रेडबेयर इशू को डिस्कस किया जी, और उसके बाद प्रॉपर रेजोल्यूशन जो है एक रिटर्न पार्टी ने जारी किया जी कि हम इसका विरोध करेंगे जी, और उसी दिन से लेके आज तक पार्टी इसका विरोध कर रही है, क्योंकि ना तो ये छोटे किसान के हित में है जी, ना ये दुकानदार के हित में है, ना ये रेहड़ी वालों के हित में। जैसे जैन साहब ने बताया कि इससे जितने भी हमारे छोटे लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं जी, जो आदमी 70-80 साल की उम्र में भी एक छोटी सी दुकान चला के या रेहड़ी लगा के अपने घर का गुजारा कर रहा है जी, हम उन सब को जो है निकालना चाहते हैं जी। और वॉलमार्ट की जो हिस्ट्री है जी, अभी यूके की रिपोर्ट आप देख लो जी, कि 56,000 छोटे दुकानदार जब वॉलमार्ट नहीं था जी, उसके आने के बाद उनकी गिनती रह गई 24,000 जी। तो जिन देशों में ये लागू हुआ जी, अब वॉलमार्ट किसी भी देश में जाता है सबसे पहले एक कंज्यूमर की एसोसिएशन उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है जी। क्यों खड़ी हो जाती है? अगर इनकी जो है रेपुटेशन ठीक रही हो, अगर लोगों को किसी देश में फायदा रहा हो तो इतनी बड़ी एसोसिएशंस वॉलमार्ट के खिलाफ क्यों बनी हुई? और दूसरी बात है कि रूलिंग पार्टी जो यूपी है दूसरों को कहती है, बीजेपी को कह रही है, श्रोमणी अकाली दल को कहती है, सीपीआई सीपीएम को कहती है, लेकिन उनके खुद के जो घटक दल है वो इससे सहमत नहीं है जी। आज भी जो पार्लियामेंट में इशू बना हुआ है उनमें 2-3 पार्टियों ने ये कहा है कि हम वोट डाल देंगे लेकिन हम एफडीआई के हक में नहीं जी। तो इससे ही खुद क्लियर है कि जब आप अपनी पार्टियों को कन्विंस नहीं कर सके तो आप दूसरों पे दोष क्यों देते हो जी। और जिस जल्दबाजी में ये लागू किया जा रहा है उस पर भी शक पैदा होता है जी कि पहले जैसे जैन साहब ने बोला कि पहले ये अश्योरेंस दी गई थी हाउस में कि सभी के साथ डिस्कस करेंगे जी, लेकिन किसका प्रेशर था कि अचानक ही इसका नोटिफिकेशन हो गया जी। आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया। मैं अभी प्रोफेसर वीरेंद्र के पास जाऊंगा, लेकिन अभी समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को लेकर यूपीए और एनडीए में घमासान कैसे छिड़ा हुआ है। प्रोफेसर वीरेंद्र, जो आपके तीनों पैनलिस्ट साथियों ने कहा है, एक तो आपको उनका जवाब देना है और दूसरा ये है कि जब पूरी दुनिया का जो एक्सपीरियंस है, यहाँ पर ये कंपनीज गई हैं जिनके लिए हम हिंदुस्तान के दरवाजे खोल रहे हैं, वो एक्सपीरियंस को भी अकाउंट में लिया जाना चाहिए था। वो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? एक बात तो ये स्पष्ट होगी कि पहले जब एनडीए की सरकार थी तो भी वो लेके आ रहे थे जी। बात ये आई कि उस वक्त यूपीए उसका विरोध कर रहा था। ठीक, एक मतलब जो मैंने शुरू में कहा था कि विरोध के लिए यहाँ विरोध होता है जी। बात चली कि चलिए ये मान लीजिए कि उनको पिछले 6-7 साल में या 8 साल में कुछ समझ में आया, उनकी समझ में तब्दीली आई, लेकिन जो अभी ठोस रूप से सवाल सामने आ रहे हैं उनके जवाब तो देने ही पड़ेंगे। बात आई कि इससे व्यापारी को नुकसान होगा जी। मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे नुकसान होगा। इस देश में किसान पैदा करता है टमाटर जी। अप्रैल में टमाटर जब उसके खेत में आता है वो 15 दिन से ज्यादा रख नहीं सकता जी। 2 रुपए किलो बिकता है जी। और मई में वही टमाटर उसको वापस 40 रुपए किलो बिकता है जी। इस देश में केवल 5-5.5 हजार आदमी है जिनके कोल्ड स्टोरेज हैं जी। उनको नुकसान होगा जो 2 रुपए का टमाटर खरीद के 38 रुपए उस पे मुनाफा लेके 40 रुपए का बेचते हैं। किसान के खेत में आलू आता है तो वो ट्रॉली का डाला खोल देता है सड़क पे कि मेरे को ठीक कीमत नहीं मिलती, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज आपके पास नहीं है। आपने गोडाउन तो बना दिया, आजादी से पहले अनाज का भी यही हाल होता था, लेकिन उसके बाद आपने गोडाउन बना दिए, समर्थन मूल्य दे दिया। 1300 रुपए आप गेहूं खरीदते हो तो सारे साल में 1600 से महंगा नहीं जाता क्योंकि आपके पास है जी। अब जब आपके पास में सरकार की दखलंदाजी है सीधी, हाँ सीधी, लेकिन अब जब सरकार की दखलंदाजी नहीं रहेगी, जैसे आपने कहा कि जो प्राइवेट स्टोर हैं वो सस्ता खरीदते हैं महंगा बेचते हैं, ये भी तो प्राइवेट कंपनीज हैं, ये भी तो सस्ता खरीद के महंगा बेच सकते हैं। किसान के साथ उनका तालमेल होगा, वो कहेगा कि आप 5 एकड़ आप बोरे और टमाटर तो मैं उसको इस भूपेंद्र सांबर जी ने ये कहा था कि जो पंजाब का एक्सपीरियंस है खासतौर पे पेप्सी को लेकर, नेस्ले को लेकर, उन्होंने कहा था कि हम आलू खरीदेंगे, वो नहीं हुआ। उसके बाद पंजाब में जो किन्नू है यहाँ पर यूज लगाने वाली फैक्ट्रीज हैं, लेकिन वो कहीं किसान को फायदा नहीं हुआ। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, जब सारे बड़े पैमाने पे ये आएगा ठीक तो सारे देश में इसका लाभ होगा जी। और दूसरी बात, चलो मैं इनकी बात को मान लेता हूँ, चीमा साहब हैं,
जैन साहब हैं, इनकी सरकारें हैं, कहीं आपकी सरकार है पंजाब में, आपकी भी सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं, सब हमारी भी आती जाती रहती हैं जी। स्पष्ट तौर पे ये किया है कि जो प्रदेश इसको लागू करना चाहे लागू कर ले, जो नहीं करना चाहे नहीं करे जी। चीमा साहब पंजाब में लागू ना करें जी, लेकिन ये हमें हरियाणा में लागू करने से कैसे रोक सकते हैं जी। जब ये कह दिया नतीजे आ जाएंगे नतीजे 2 साल के बाद। अगर हरियाणा में लागू करने के बेहतर नतीजे आए तो ये हरियाणा में आके लोगों को ये कहेंगे कि देखो हमने तो लागू किया नहीं, इन्होंने लागू। लेकिन सबसे बड़ा जो खतरा वो ये है कि अगर नतीजे बुरे हुए, जो उजड़ जाएंगे, उनको वापस कैसे नतीजे बुरे हुए तो अपोजिशन को क्या तकलीफ है, वो आके हमारे यहाँ कहेंगे कि इन्होंने लागू किया, बुरे नतीजे नहीं, लेकिन जो उजड़ जाएगा वो कैसे बचेगा? जैन साहब, आपको कुछ आश्वासन मिला है इनकी बात से? एक मिनट जैन साहब, देखिए एक और बात है। हाँ जी। ये तीनों तो इसके विरोध में पार्टियां, मैं अकेला इसको डिफेंड कर रहा हूँ जी। एक सब्जी वाला है जी, रेडी वाला है जी, उसको जब 2 रुपए किलो टमाटर मिलता है तो वो रेडी पे 4 बेच देता है जी। जब उसको पीछे से ही कोल्ड स्टोरेज से 40 रुपए मिलता है तो वो 42 बेचता है। ठीक। वो तो खुद दुखी होता है इस महंगाई से जी। उसको तो जब पीछे से सस्ता मिलेगा, जब कोल्ड स्टोरेज बनेंगे जी, कोई सब आदमी नहीं जाते हैं वहां जी। सब अकेले हैं, तो इसलिए मैं आपके पास एक बार दोबारा फिर वापस आना चाहूंगा। जैन साहब, आप सर, मैं उनसे इतना निवेदन करता हूं कि बहुत ही सरलीकरण करने का उन्होंने प्रयास किया है जी। आज अगर किसान से सस्ती चीज खरीदी जा रही है जी, और शहर वाले को महंगी बेची जा रही है जी, तो उसके बहुत सारे रास्ते और निकल सकते हैं जी। विदेशी को बुलाकर तो आप वो दुकानदार को भी लूटेगा, वो किसान को भी लूटेगा, वो कंज्यूमर को भी लूटेगा जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप आज एक किसान की पैदावार खरीदने वाले 10 आड़ती हैं जी, तो उसको फिर रीजनेबल रेट कहीं ना कहीं मिल जाता है जी। जिस दिन 10 की दुकानें बंद हो जाएंगी, रेडी वाला बंद हो जाएगा, उस दिन तो वो वॉलमार्ट के तर्ज पर होगा जी। और मार्केट इकोनॉमी ये बात साबित करती है कि जब खरीदार ज्यादा है तो भाव आपको ज्यादा मिलता है, जब खरीदार एक ही होगा तो अपनी मर्जी पे लेगा। आपने देखा कई जगह जहां गन्ना मिल एक है, गन्ना लेकर किसान 3-3, 4-4 दिन लाइन में खड़ा रहता है। जब मालिक की मर्जी है वो गन्ना लेगा, जिस भाव पर लेना चाहेगा वो लेगा। और जो छोटा दुकानदार है उसके साथ एक सोशल नेटवर्क है। नंबर 2, आप अगर इस कंपटीशन में आपने बड़े आराम से कह दिया कि जी हम हरियाणा में लागू करेंगे, और अगर हरियाणा में फेल हो गया कि तो आप आकर कहिएगा कि फेल हो गए। फिर सब इसको राजनीति से मत जोड़िए, बर्बाद हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आप जो आदमी बेचारा गरीब मर गया, जिसकी रोटी रोजी चली गई, जिसका परिवार भूखा मर गया, उसको क्या आप और हम मिलकर दोबारा वापस कर पाएंगे? आज महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहा है, आज गरीब आदमी आत्महत्या करने लगे हैं। कोई अखबार आप उठाकर देख लो, हर रोज आपको कहीं ना कहीं से आत्महत्या का समाचार आना शुरू हो गया। आप देश की किस्मत के साथ मत खेलिए। आपने ये फैसला लागू करना था। ममता बनर्जी तो बीजेपी के साथ नहीं है, सीपीएम तो बीजेपी के साथ नहीं है, मुलायम सिंह यादव तो हमारे साथ नहीं है, मायावती तो हमारे साथ नहीं है। क्या कारण है कि सिर्फ एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी, और जैसा चीमा साहब ने कहा, लोगों को लग रहा है कि शायद वो वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में काम कर रही है, उसको छोड़कर सारा देश उसकी मुखालफत कर रहा है। तो आप ये कहेंगे कि हरियाणा में हम लोगों को मार देंगे, जहां जहां हमारी सरकार है वहां भूखे मर जाए, तो आप बाद में आकर हमको कहिए कि हम गलत कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल। भूपेंद्र जी, जब उन्होंने कह दिया है कि ये स्टेट्स के ऊपर है, जो है पंजाब में कुछ चीजें नहीं हो रही थी, सेंटर ने दबाव डाला और हेल्प रोक ली, आखिर पंजाब को करनी पड़ी जी। तो यही काम इस पर भी होगा। मैं छोटी सी बात पूछता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये क्यों नहीं बता रहे कि 65 साल के बाद हिंदुस्तान को चटनी बनानी नहीं आई, चिप्स बनाने नहीं आए, कोल्ड स्टोर बनाना नहीं आया, प्रिजर्व करना नहीं आया फ्रूट को। ये हिंदुस्तान की तरक्की है, मानने के नहीं है। और ये हमें वर्ल्ड बैंक ही सिखाएगा, अमेरिका ही सिखाएगा। सिर्फ 15 कंट्रीज हैं जहां पर वॉलमार्ट गया है। क्या दुनिया में सिर्फ 15 मुल्क ही है? हमारा हिंदुस्तान 16वां होगा। तो ये जो है, और फिर मैं कह चुका हूं कि 75% कोल्ड स्टोर अमेरिका में भी गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट क्यों नहीं इनिशिएटिव लेती कि हिंदुस्तान में? और मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 25 वर्ष ये पॉलिसी लागू करने को लगा दिए इन्होंने, और उसका फायदा किसको हुआ है? 3 लाख किसान जो खुदकुशी कर गए, उनको ये बीमारी निकल गई, ये उनको बचा नहीं सके। और आज भी केरला से लेकर पंजाब तक सब किसान जो है अपनी प्राइस ना मिलने पर इतना दुखी है कि इसका विरोध कर रहा है जी। तो आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। ये एफडीआई जो है वो इसको बचा नहीं सकेगा, इसको तो बचाएगी पॉलिसी। इनकी पॉलिसी है कि किसान को भी खत्म करो,
मजदूर को भी खत्म करो, सिर्फ एक कारपोरेट्स को रखो। जी, आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट होगी चीमा साहब। बिल्कुल ब्रीफ में, पंजाब क्योंकि खेतीबाड़ी वाला स्टेट है तो उसके ऊपर बहुत असर पड़ने वाला है, और यहाँ तो स्टोरेज का मसला है, कोल्ड स्टोरेज का मसला है, वो हमारे लिए बहुत बड़े मसले रहे हैं पंजाब के लिए। तो इस हालत में तो ये कहना चाहता हूँ कि खेती की तो सभी चिंता कर रहे हैं, अकेली खेती नहीं जाएगी, इससे इंडस्ट्री भी जाने वाली है जी। कि अब जो हमारा व्यापारी है वो छोटा, जो हमारी इंडस्ट्री है, इंडिजिनस इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उससे चीजें खरीद के आगे मार्केट में बेच रहा है जी। जब ये बड़े प्लेयर्स आ जाएंगे जी, तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो भी इग्नोर होगी जी। और हमारी जो पहले जो जीडीपी है 5.3 पे पहुंच चुकी है, जो लोएस्ट है जी। तो आगे जो इंडस्ट्री का हाल है देश में, इनके आने से वो भी, उनका भी किसान जैसा हाल होता है जी। आपकी बात प्रोफेसर वीरेंद्र, क्योंकि आप अकेले हैं तो आप अभी बोल सकते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जो तीनों लोगों ने आर्गुमेंट किए हैं? किसने ये कहा कि मान लिया वॉलमार्ट आ जाएगा तो कोई दूसरी दुकान ही नहीं करेगा? आप ट्रेड अपना टोकरा लेके अपना टमाटर बेच सकते हैं उसके सामने जी। उसमें दलील ये दी जाती है कि जो वॉलमार्ट आएगा क्योंकि वो थोक में खरीदेगा तो वो ज्यादा खरीद पाएगा इकट्ठा, पहले उसको खत्म करेगा और सस्ता और आपने नई पॉलिसी वॉलमार्ट क्यों और सब आए, आप आए, लेकिन किसान को उसकी उपज का पूरा मूल्य मिलना चाहिए। और वो जो शोषण कर रहे हैं लोग, किसी को नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा जो जमाखोर है उसको, जो मिलावटखोर है उसको। जिन जिन देशों में ये एफडीआई है, जहां ओपन है, आप आंख मीच के कोई चीज खरीद सकते हैं। यहाँ काली मिर्च में तो ये बेईमान पपीते के बीज मिलाते हैं। यहाँ आप दिवाली से पहले कहते हैं, इसको आप अपने देश की नाकामयाबी मानो, आपकी सरकारें हैं, कार्रवाई करें। हरियाणा में कितने सैंपल भरे, कितने लोगों को सजा दी? ये वॉलमार्ट और एफडीआई का इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। आज से 15 साल पहले दिल्ली में इनकी सरकार थी, 100 रुपए किलो प्याज बिका था जी। हाँ, ये तो व्यापारियों की सरकार मानी जाती है बीजेपी की, तो फिर क्यों नहीं रोका इन्होंने जी? हाँ, इसका इलाज ही एफडीआई है। और जो लोग ये कहते हैं कि हम गुलाम हो जाएंगे, बहुत जल्दी गुलाम होते हैं। हमारे कुछ भाई हैं जिनकी विचारधारा, जब यहाँ मारुति आई तब ये कहा पहले हम इंग्लैंड के गुलाम थे, अब जापान के गुलाम हो जाएंगे। और आज हर प्रदेश ये कहता है कि हमारे यहाँ मारुति आनी चाहिए। जब गेट एग्रीमेंट हुआ तब कहा कि 5 साल में अमेरिका का गुलाम हो जाएगा हिंदुस्तान, कोई नीम की दातुन नहीं तोड़ सकेगा, नीम को पेटेंट करा लिया है। मेरे सामने लेके आओ 20 साल में अगर किसी को नीम की दातुन तोड़ते हुए अगर किसी को गिरफ्तार किया हो, बिना बात का दुष्प्रचार। आज दुनिया में आप इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं बोल रहा, आप ओपन में अपनी इंडस्ट्री लगाए, हमने इतना आप ओपन में क्यों नहीं जाते? कभी अपोज नहीं किया। हम इतने जल्दी गुलाम कैसे? दुनिया को आने से या दुनिया में अपने आप को ले जाने से आप कैसे रोक सकते हो? पिछले 20 साल में जितनी प्रगति हुई है, सारी दुनिया के अंदर सरकार काम कर रही है। हम कर कह रहा हूं, मल्टीनेशनल का प्रेशर बढ़ गया है, हम आप नहीं रोक पा रहे हैं। हम कहते हैं कि प्रेशर आपके नेताओं ने कहा फॉरनर तो किसान के लिए है, लेकिन हमारा समझौता बीजेपी से है कि आपने खुद मान लिया कि प्रेशर इतना है, इसको नहीं रोक सकते। यही इस देश की त्रासदी है कि 120 करोड़ नेशन है, ये मल्टीनेशनल के प्रेशर को। इस समय सो कॉल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चल रहे हैं, उसके अंदर जो लॉबी है, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, ये लॉबी वर्ल्ड बैंक के आधार पर चल रही है, उनके कहने पर चल रही है। काश आज समझ जाते कि इसके परिणाम क्या निकलेंगे, लेकिन लगता है 2-4 साल के बाद वो सब कुछ उल्टा के होश में आए तो क्या हुआ? जो आर्थिक सुधार, आखिरी एक सेंटेंस, जो आर्थिक सुधार 91 और 96 के बीच में हुए, उनका इन्होंने डट के विरोध किया और उसका परिणाम आज हमारे सामने आ रहा है। उसके बाद बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके बाद बढ़ती जा रही है। जैन साहब, हमारे पास खत्म हो गया, उसी रास्ते पे चले गए। प्रोफेसर वीरेंद्र, अभी हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। जो आप लोग बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसी संजीदगी के साथ ये बात पार्लियामेंट में भी चलेगी और मंचों पर भी चलेगी। आप सभी लोग आज की इस बहस में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जिस ढंग से बहस हो रही है उससे स्पष्ट है कि एफडीआई का असर अल्पकालीन नहीं बल्कि चिरकालीन होगा। इस हालत में जरूरी है कि इस मुद्दे पर चर्चा संजीदगी से हो, क्योंकि ऐसे मसलों पर लिए गए फैसलों को बाद में उलटना मुश्किल काम होता है। हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि संसद में बहस भी संजीदगी से हो और वोटिंग भी ईमानदारी से हो। बाकी आप और सब हम
अंदाजा लगा ही रहे हैं कि कौन किस लिए क्या कर रहा है। इसी के साथ हम का प्राइम खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।